आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट निदा काज़मी और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हम तुम। और हर शाम की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ करवाना ना मैं सिर्फ अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ बल्कि मुझे बहुत फख्र है इन पे, क्योंकि ये तमाम आलम निस्वा के लिए एक नमूना अमल बन चुकी हैं। अपनी जिंदगी में काफी जद्दोजहद करने के बाद, मेहनत और मशक्कत के बाद इन्होंने एक ऐसा रुतबा अपने नाम किया है जो शायद ही कोई इस उम्र में अपने नाम कर सके। ये पहली और वाहिद पी साइकोलॉजिस्ट है कश्मीर साउथ एशिया से, और अभी एक फाउंडेशन, एक एनजीओ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है जिसको लोग पैगाम फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उफ्रा मीर की, जो खानियार श्रीनगर से ताल्लुक रखती है और अभी हमारे शो पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं इनका। अस्सलाम वालेकुम उफ्रा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी इनविटेशन को कबूल किया और हमारे साथ हमारे शो पे शिरकत की। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपसे बात करने के लिए बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी पूरी टीम कश्मीर ऑनलाइन रेडियो की तरफ से और अपनी तरफ से आपका हमारे शो यानी हम तुम में इस्तकबाल करते हैं और इसके साथ साथ एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निदा। तो उफ्रा जी, जैसा कि मैंने अपने लिसनर्स को पहले ही बता दिया कि आप क्या करती हैं, किस तरह की खातून है आप, हम आपसे इस मकसद पे ढेर सारी बातचीत करेंगे जिस मकसद के लिए आपको हमने हमारे शो पे कनेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले, चूंकि मुझे लगता है कि हमारा जो शो है इसका नाम हम तुम हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ पे हमारे अपनों की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं और जो हमारे मेहमान आते हैं वो अपनी ही जुबानी अपनी जिंदगी की कहानी हमें सुनाते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि आपसे वो सारी बातें होंगी जिसके लिए आपको यहाँ पे दावत दी गई है, लेकिन उससे पहले आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आपके प्रोफेशन के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई इससे वाकिफ है और इसमें कोई शक व शुबहात नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ किस कदर लॉयल हैं और किस कदर उसमें आप सक्सेसफुल हैं। वो सारी बातें भी बाद में हम आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा चलते हैं आपके बचपन की ओर और जानते हैं कि उफ्रा बचपन में कैसी थी, कहाँ पैदा हुई, आपकी तालीम और तरबियत किस तरह से हुई और किन लोगों के साथ आप पली बढ़ी। बहुत अच्छा सवाल है। बचपन की यादें आपने थोड़ी ताजा कर दी। मैं खानियार में पैदा हुई हूँ, डाउनटाउन में, कश्मीर में। तो डाउनटाउन में जैसा कि हमें पता है बहुत फख्र होता है, कश्मीर में डाउनटाउन की एक अलग तरीके की आइडेंटिटी है, तो उससे जुड़ी हूँ मैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। आई थिंक कि कल्चरल हिसाब से भी हमें इन सब चीजों में बहुत प्राइड लेना चाहिए कि हम जहाँ से आते हैं अपने रूट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वहां से हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, पर्सनली प्रोफेशनली, आई थिंक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका वहां से जहाँ से मैं आई हूँ। तो मेरी फैमिली बहुत मिडिल क्लास फैमिली है। माँ बाप को बहुत शौक था कि हम पढ़े, मेरे भाई बहन तालीम हासिल करें। उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी दुनिया में, बिकॉज वो इतना नहीं पढ़ पाए, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए फॉर डिफरेंट रीजन। पर उनका हमेशा से ये था कि हम पढ़े, तो पढ़ाई पे बचपन से बहुत ज्यादा फोकस था। मेरी माँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है खुद भी, और इंटेलिजेंट सिर्फ मैं उस हिसाब से नहीं बोलूंगी कि उनके मार्क्स अच्छे थे, पर आई थिंक वो एज अ मदर बहुत इंटेलिजेंट थी। मैंने हिंदी उनसे पढ़ना सीखा है बचपन में, और उन्हें खुद अखबारों से सीखा है, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसे भी इतना होता नहीं था इन सब चीजों पर फोकस। और मेरे डैड भी वो काफी सपोर्टिव थे। उनको मतलब वो हमेशा तो नहीं,
पहले ऑब्वियसली एज अ वुमेन स्पेशली जब आप ऐसी सोसाइटी में पैदा होते हो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है हर जगह, अपनी फैमिली में भी। पर क्योंकि एजुकेशन उनका ख्वाब भी था, हमारा भी बचपन से वही ख्वाब था, तो कुछ पढ़ाई मैंने कश्मीर में इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की। मेरे फादर वो ले चले गए लद्दाख, जो जम्मू एंड कश्मीर का पहले हिस्सा था ऑफिशियली, तो वहाँ वो छोटा सा बिजनेस करने के लिए बहुत मैं शायद 4-5 साल की थी तब चले गए। तो हम भी ऐसे, ये कोइंसिडेंस था, उनसे मिलने गए वहाँ पे, वो काफी टाइम से थे और वहाँ के स्कूल्स उनको काफी अच्छे लगे, तो उनको लगा क्यों ना हम वहीं पे पढ़े। तो विंटर्स में हम हमेशा वापस यहाँ आते थे, यहीं रहते थे, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली खानियार में थी और पढ़ाई करते रहते थे। ऑनेस्टली मैंने अपनी बचपन का बहुत सारा हिस्सा मैंने पढ़ाई करते हुए स्पेंड किया है, पर उसके अलावा मैंने काफी टाइम अपने साथ गुजारा है। जब भी कोई इंसान मुझे अभी भी पूछता है कि मतलब मैं रिफ्लेक्टिव क्यों हूँ या बहुत सारी चीजों को बारीकी से क्यों देखती हूँ, आई थिंक जो मैंने टीनेज में स्पेशली या बचपन से एक तरीके की अलग सोच डेवलप हो गई थी मेरे जहन में कि मैं अपने आप से बड़े सवाल पूछने लगी थी कि दुनिया में हम क्यों आते हैं, मैं क्यों हूँ दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं आई और वही कर लिया कि पढ़ लिया, जॉब कर लिया, शादी कर ली, ये कर लिया, जो सब मतलब वही जो हमें बताया जाता है, उससे ज्यादा भी कोई रीजन हो सकता है, कोई पर्पस हो सकता है। तो उस बात को मैं बहुत बचपन से ही सोचती रहती थी। पढ़ाई भी अच्छी हुई और ये एक तरीके का अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे यहाँ भी रहने का मौका मिला, लद्दाख में भी रहने का मौका मिला, जो एक अलग तरीके की सोसाइटी है, एजुकेशन को लेकर काफी ओपन है वो लोग, और हमारे स्कूल टीचर्स बचपन से ही बहुत अच्छे थे, बहुत अलग अलग जगहों से आते थे, अब्रॉड से भी आते थे, तो एक अलग तरीके की पढ़ाई मिली। उसके बाद मैं टॉपर रह चुकी थी अपने 10th ग्रेड में, तो वही माँ बाप का ख्वाब होता है यहाँ की सोसाइटी में कि बच्चा तो इंजीनियरिंग करेंगे या MBBS करेंगे, पर मेरा वो नहीं था जहन। मैं एक्चुअली एस्ट्रोफिजिक्स करना चाहती थी। लद्दाख अगर आप लोग गए हैं वहाँ पे स्टार गेजिंग बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सर्टेन एल्टीट्यूड तो आप लोग तारों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरे में बचपन से एक वो स्टार गेजिंग की इंटरेस्ट डेवलप हुई थी, तो रातें मैं वही गुजारती थी, चांद और तारों को देखकर। उसी वजह से वही मेरी इंस्पिरेशन बन गई पोएट्री लिखने के लिए। तो आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एक तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। पर उसके बाद मैंने खुद से ये पूछा कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स ही करूंगी, तो ऑनेस्टली पीस साइकोलॉजी कभी सोचा नहीं था। इट जस्ट हैपेंड टू मी। बहुत सारी चीजें आपके लिए बनी हुई होती है जो अचानक से आपके सामने आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन मतलब ऑनेस्टली यही था। मैंने बहुत क्लोज नेट फैमिली है हमारी, छोटी सी फैमिली है। मेरे फादर अब ही पास अवे ड्यू टू एन इलनेस अ फ्यू इयर्स अगो, तो हम बहुत एक दूसरे से काफी जुड़े हुए। मेरी छोटी बहन है, भाई है, मेरी मम्मा है। तो ये एक मतलब मेन एक्सपीरियंस रह चुका है, और काफी टाइम मैंने ऑब्वियसली कश्मीर श्रीनगर डाउनटाउन में ही गुजारा है। तो मेरा बचपन की जो भी अभी भी जो बचपन के कभी सपने भी आते हैं, ख्वाब में कुछ आप देखते हो, तो मैं वही खानियार में जो हमारा पुराना घर था उसी में खुद को देखती हूँ। तो उसके बाद एक्चुअली पीस साइकोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आई वेंट टू एन इंटरनेशनल हाई स्कूल, जिनको यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज कहते हैं। जी माशाल्लाह। ये दुनिया में बहुत सारे हैं, अब तो काफी 17-18 है या उससे भी ज्यादा है शायद। इट्स अ चेन ऑफ हाई स्कूल जो एक पीस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे बने हुए थे। सबसे पहला हाई स्कूल बहुत पहले बनाया था किसी जर्मन एजुकेशनलिस्ट को लगता था शायद एजुकेशन से हम दुनिया को जोड़ सकते हैं, डिफरेंसेस को जो उसमें में देख सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत परेशान थे वर्ल्ड वॉर्स में क्या हो रहा था, तो उन्होंने इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। तो सबसे पहला यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज शायद इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में सिर्फ एक है जो बॉम्बे में है। तो ये भी एक बहुत कोइंसिडेंस था। मैंने उनका एडवर्टीजमेंट शायद एक अखबार में देखा, क्योंकि उस जमाने में तो इंटरनेट था ही नहीं, ऑलमोस्ट तो यूज ही नहीं करता था, ईमेल नहीं थे, फोन नहीं थे, आजकल जो ये सोशल मीडिया पे सब कुछ है, ये सब तो था ही नहीं। तो अखबार पे शायद मैंने उनका एडवर्टीजमेंट देखा, एप्लीकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया, और इतना पता भी नहीं था मैं मतलब ये क्या है।
जी। तो जब मैं वहाँ गई, वो एक एक्सपीरियंस है जिसने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। तो ये हाई स्कूल में 50-60 स्कूल के कंट्रीज से बच्चे आते हैं। तो जो भी आप पढ़ते हो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट या पीस बिल्डिंग में, डिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको जीने का एक्सपीरियंस मिलता है। करिकुलम इंटरनेशनल है, हमारा स्विट्जरलैंड से पेपर वगैरह आते थे, पर फोकस यहाँ की तरह रोड लर्निंग पे नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग पे है, थियरी ऑफ नॉलेज पे है, वॉलंटियरिज्म है कि आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ आप दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। क्रिटिकल क्रिएटिव एक्टिविटीज में क्या कर रहे हो। तो वहाँ जब मैं गई, मैं वहाँ पे भी यही सोच के गई थी कि मैं शायद एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ूंगी, लेकिन वहाँ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मैथ भी, आप भले क्या फोकस करें। तो पहली बार मैंने साइकोलॉजी लिया, और साइकोलॉजी की पहली क्लास में मुझे अपने बारे में कुछ कुछ वो चीजें समझ आई जो टीनेज में शायद जिनसे मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जो आमतौर से एज टीनेजर्स हम आइडेंटिटी क्राइसिस और बाकी फैमिली इशूज, ये इशूज, वो इशूज रहते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मैंने खुद के बहुत सारे ऐसे हिस्सों को समझा है जो मुझे समझ नहीं आ रहे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो वहीं पे मैंने ठान लिया कि हाँ यही करना है। पर मुझे ये भी याद आ रहा था बार बार कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे जिंदगी बहुत मुश्किल है और बहुत दर्द है, बहुत सारा, मतलब बचपन से मैंने वही देखा था यहाँ पे जो अभी भी हम देख रहे हैं। तो एक ये सोच थी कि इसको मतलब रेलेवेंट कैसे बनाए अपने लोगों के लिए, वहाँ पे अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ऑनेस्टली मैं एज आई सेड, मैं वहाँ पे भी स्कॉलरशिप पे ही गई। 10th के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पे कुछ खर्चा नहीं किया, मैंने तब से हर कोई चीज स्कॉलरशिप से ही पढ़ी, अपने मेरिट बेस पे पढ़ी है। तो मुझे अपना बहुत प्रिविलेज लगा वहाँ पे। मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपोजर मिल रहा है, पर कश्मीर में हर एक बच्चे को नहीं मिलेगा। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि आपने कहाँ से ये शुरुआत की और कैसे आपके दिमाग में ये बात आई। चले, आप अब बता रही हैं तो आप कंटिन्यू करें। हाँ प्लीज, आप मुझे रोके टोके बीच में कहीं पे भी, क्योंकि हम फोन पे हैं तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे। नहीं, आप बताएं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो वहाँ पे जब मैं गई तो एज आई सेड, क्योंकि मैं भी स्कॉलरशिप पे गई थी, नहीं तो मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पाती वहाँ पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़े हाई स्कूल होते हैं, एक बड़े पैमाने पे होते हैं, इंटरनेशनल टीचर्स, एक्सपोजर, मेरे से सारे टीचर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट से, तो एक अलग तरीके की ही जिंदगी। मतलब इमेजिन करें आप यहाँ से एक मतलब कश्मीर को ऑब्वियसली एक छोटी टाउन की नजर से देखते हैं लोग, तो वहाँ पे जाके आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। तो मुझे अपना बहुत प्रिविलेज लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक जिम्मेदारी फील हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ कि मैं उन लोगों या उन बच्चों तक या उन जैसे यूथ है कश्मीर में जो मेरी एज के थे, उनके लिए मैं क्या करूँ ताकि ये एक्सपोजर मैं उन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो वहीं से मैंने फिर पीस बिल्डिंग पे और थोड़ी सीख ट्रेनिंग, पढ़ाई वढ़ाई भी शुरू कर दी। आई वाज 16 और 17 ईयर्स ओल्ड जब मेरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो होती है पीस बिल्डिंग में, उस पर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह। और उसके अलावा बहुत ज्यादा मतलब हर तरीके का सोशल एक्टिविटीज पे जो होता है वहाँ पे हर चीज, इट्स अ वेरी, वो बहुत अलग एनवायरनमेंट है। वो मतलब टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको किसी से भी डर से बात करनी है। उनका जो तालीमी निजाम है हमसे काफी मुख्तलिफ है। हम लोग बहुत पुराने जमाने में उलझे हुए हैं और अभी वहाँ से बाहर नहीं। बिल्कुल वहाँ पे तो ओपन मतलब बुक टेस्ट होते थे, और ये इस नजर से होते थे कि आप जितना भी आपको आता है आप सोच के लिखो। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत स्ट्रेसफुल भी था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने हर दिन वहाँ पे खुशी से गुजारा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था, चैलेंजिंग लग रहा था मुझे बहुत लेवल पे। पर मैं ये भी कहूंगी कि उसी एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत सारी वर्स्ट चीजों के लिए तैयार किया। आई थिंक जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो वहीं से एक्चुअली पीस साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे लगा स्पेशली कश्मीर जैसी जगह जो एक एक तनाव से भरी है, तो उसके लिए कैसे मैं, क्योंकि मैं तब तक ये देख रही थी कि कुछ लोग पीस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग चलो मेंटल हेल्थ
साइकोलॉजी पे कर रहे हैं, पर इसमें गैप लग रहा था। तो क्योंकि हर एक जगह का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हर एक जिन लोगों के साथ वहाँ काम करते हैं वो नीड बेस्ड होना चाहिए। तो मेरी यही सोच बेसिकली वहाँ से शुरू हुई कि पीस साइकोलॉजी करना है। तब तक मुझे भी नहीं पता था ये एक फील्ड है। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत बाद में मतलब मैंने स्टार्ट कर लिया उसके बाद। जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि पीस साइकोलॉजी, जैसे कि जहाँ तक मेरा इल्म है, मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, पीस के रिगार्डिंग ये काम करता है और इसी सब को खत्म करने के लिए पीस साइकोलॉजी जो है काम करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं अभी इस बात की जानकारी लेने के लिए काफी उतावले होंगे कि आखिर ये पीस साइकोलॉजी है क्या, तो आप अपने तरीके से बताएं कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। मतलब एक पीस साइकोलॉजिस्ट किस तरह से समाज में जो है अपने मुआशरे में सर्व करता है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं विदाउट यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स एंड जार्गन। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है। इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लोगों का बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस, फिर किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी रेजिलियंस, कोपिंग बढ़ा सकते हैं। तो साइकोलॉजी के भी अलग अलग सब ब्रांचेस होते हैं। जैसे एक ब्रांच जो बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, जिसमें क्लिनिकल इश्यूज को लेकर, डिप्रेशन इज जस्ट वन ऑफ देम, पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेकर या साइकोथेरेपी एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर फोकस होता है। तो इसी तरह जैसे स्कूल साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, अब तो ये फील्ड इतना वास्ट हो गया है। फैशन साइकोलॉजी है, एविएशन साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ऐसे बहुत सारे सब फील्ड हैं जिसमें पीस साइकोलॉजी भी एक सब फील्ड है। अगर आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से देखें तो वहाँ डिवीजन 48 में ये पीस साइकोलॉजी का डिवीजन है। दिस इज एन एंटायर डिवीजन डेडिकेटेड टू पीस साइकोलॉजी। तो ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली जो कोशिश करते हैं पीस बिल्डिंग की टेक्निक्स को ऐसे यूज करें कि अंडरस्टैंडिंग की साइकोलॉजी ऑफ वॉर, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। वॉर क्यों होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट की जब मैं बात कर रही हूँ मैं सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, फैमिलीज में हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, दो लोगों के बीच हो सकते हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में हो सकते हैं, फिर इंटरनेशनली ग्लोबली भी हो सकते हैं और इंसान के अंदर भी हो सकते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये पीस साइकोलॉजी इन सब लेवल पे काम करता है और आप कोशिश करते हैं कि किस तरह आप पहले समझे व्हाट इज द, और बहुत साइंटिफिक तरीके से। बेसिकली साइकोलॉजी इज साइंस, कुछ ऐसा नहीं है मतलब कोई भी कुछ कर लिया। ये बाकायदा इसमें रिसर्च होती है, स्टडी होती है, डेटा होता है, बहुत सारी साइंटिफिक अप्रोच है इसमें। तो उन सब चीजों को लेकर आप देखते हैं कि किस तरह आप सब चीजों को मद्देनजर रखते किस तरह आप फिर कोशिश कर सकते हैं कि लोगों की आप मदद कर सके, उनकी रेजिलियंस बढ़ा सके और किस तरह हम ऐसे बिहेवियर को प्रमोट कर सके जिससे पॉजिटिव पीस बिल्डिंग की ज्यादा जगह बने दुनिया में। क्योंकि एक लोग अक्सर मुझे लगता है पीस को ऐसे समझते हैं कि वायलेंस खत्म हो गया तो पीस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई वर्क ऑन पॉजिटिव पीस बिल्डिंग विच इज मोर अबाउट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है पीस। मुझे पीस प्रोडक्ट नहीं लगता है, प्रोसेस लगता है जो हमें हर दिन क्रिएट करना है, इसकी स्पेसेस क्रिएट करनी है, इसके लिए वो बिहेवियर प्रमोट करने। तो बहुत साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से ये हम मेरे जैसे लोग इन चीजों पे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इतने सारे पीस साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए जैसे कश्मीर में मैं पहली हूँ और आप इमेजिन कर सकते हैं अब तो मैं 10 साल ग्राउंड पे काम कर रही हूँ। उससे पहले पढ़ाई वढ़ाई करते मतलब 15 साल से ज्यादा जब से मैं इसके साथ लगी हुई हूँ और अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं पता है क्योंकि एक इवॉल्विंग फील्ड है। और एज आई सेड मेंटल हेल्थ मेरा ये विजन है कि किस तरह हम पीस बिल्डिंग में वेलबींग, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, एम्पैथी लाए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो मेरे जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत एक्लेक्टिक मॉड्यूल्स हैं, मैंने खुद डिजाइन किए हैं और कश्मीर में मेरा बहुत सारा काम एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप के जरिए होता है। मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करती हूँ पर हाफिडों से लेकर बच्चों और आर्टिस्ट, राइटर सबके साथ मैंने पिछले 10 सालों में काम करने की कोशिश की है फ्री में। क्योंकि मैंने जब यहाँ
यहाँ की हाल, ऑब्वियसली मैं यहाँ की हूँ, मुझे पता है यहाँ पे ग्राउंड के क्या हालात है, तो मेरा मतलब वो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हर एक इंसान चूज करता है अपने लिए कुछ। आई थिंक पीस साइकोलॉजी ने मुझे चूज किया ऑनेस्टली, किस्मत में मेरे लिए लिखा था। मैंने जैसा पहले कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये करूंगी, पर अब जब मैं ये कर रही हूँ मेरी जिंदगी को इससे मीनिंग मिलता है, जो बचपन से मैं सोच रही थी कि व्हाई एम आई हियर, सो दिस इज व्हाट गिव्स मीनिंग टू माय एग्जिस्टेंस। तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरह मैं अपने प्रोफेशन को जिंदगी का पर्पस भी बनाऊं और वही मेरा पैशन भी रहे, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो जॉब के लिए कुछ और करे और वो पैशन के लिए कुछ और करे। तो ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीस बिल्डिंग या सच ये पहले ही वैसे अनकन्वेंशनल फील्ड है, स्पेशली हम जिस सोसाइटी से आते हैं। तो यहाँ पे ये भी मेरी एक कोशिश थी कि मैं, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी, मेरा बचपन से मुझे समझ आ गया कि जब आप कोई एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, आपको खुद को पहले एक एग्जाम्पल बनाना है, तभी लोग उसको देखकर समझ सकते हैं। तो ये भी एक कोशिश थी कि मैं दुनिया को ये भी बताऊं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में। अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर, डेडिकेटेड हो, बहुत कुछ इसमें, इट्स अ डेली बैटल। मुझे भी अपने लिए लड़ना पड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ आसान था। मैं कश्मीर में फ्री में काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। लोग बोलते थे कि तुमने अपनी जिंदगी जाया कर दी है, कौन ये सब करता है, तो बाहर ही रही होती तो अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रही होती। पर मुझे लगता है हर एक इंसान किसी पर्पस और रीजन के लिए यहाँ है इस दुनिया में, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा रीजन था कि मैं यहाँ पे वो करूँ जो जरूरत है। बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी के मकसद को समझाया लोगों के सामने, और ये जो पीस साइकोलॉजी है यही आपकी जिंदगी का मकसद है, और मुझे लगता है इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आपका कश्मीर से आपका ताल्लुक होना शायद हम लोगों की खुशकिस्मती है। हम आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे और बहुत कुछ, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ हमने जानना है जो कि हमारे लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और हमारे लोग इससे इस्तेफादा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम प्ले करने जा रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा दिलकश नगमा। आप सुनते रहे कश्मीर ऑनलाइन रेडियो, कश्मीर का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन।